हिना हॉस्पिटल से अभी आई ही थी। कल्याणी माँ उसे उसके कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने बाहर निकल गई। जैसे ही सबको पता चला कि हिना लौट आई है, वैसे ही सारी लड़कियां उसका हाल चाल जानने के लिए उसके कमरे की तरफ भागी। अभी 2 घंटे पहले तो वो उन लोगों के साथ ही यहाँ काम कर रही थी कि अचानक चक्कर खाकर गिर गई। सारी लड़कियां घबरा गई थी। तभी कल्याणी माँ ने आकर उसे संभाल लिया और उसे हॉस्पिटल लेकर गई। हिना को सब पसंद करते थे, वह थी ही बहुत प्यारी। अभी उम्र महज 17 साल ही थी, लेकिन यहाँ काम करते हुए उसे 4 साल हो चुके थे। उसके कमरे में पहुँचते ही सब ने सवालों की झंडी लगा दी। अब कैसी है हिना? क्या हुआ था तुझे? बेहोश कैसे हो गई? हमें कितनी टेंशन हो गई थी। बोल, डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? इससे पहले कि वह कुछ बोलती, वहाँ काम करने वाली किन्नर जुगनी ने कहा, हाय हाय, अब क्या बोले ये बच्ची अपने मुंह से। बेचारी की तो बोलती बंद हो चुकी है। क्यों, क्या हो गया जुगनी? ऐसे कैसे बोल रही है? सारी लड़कियों ने हैरानी से जुगनी से कहा और फिर हिना की तरफ देखने लगी। अरे तुम्हारी ये हिना माँ बनने वाली है। चल हट निगोड़ी, बेवजह की बकवास करती है। अभी तो सिर्फ 17 साल की है हमारी हिना। हाय, तो 17 साल में ही गुल खिला दिए इसने तो। सब हैरानी से हिना की तरफ देखने लगी। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उनमें से एक बोली, अरे तो इसमें इसकी क्या गलती है? गलती तो नहीं है, पर अब बच्चे का क्या करेगी? डॉक्टर ने तो अबॉर्शन के लिए पूछा था, इसी ने मना कर दिया। शायद बच्चे को पालने की ही सोच रही है। जुगनी अपने हाथों को लहराते हुए बोली, क्या करेगी ऐसे बच्चे का जिसका जीवन पैदा होते नर्क बन जाए? ना तो उसके बाप का पता, ना परिवार का पता। ऐसे बच्चों की परवरिश होना बहुत मुश्किल होती है। अरे हम लोग ठहरी कॉल गर्ल, हमारे बच्चों को अच्छी परवरिश का हक नहीं होता। नफरत से देखा जाता है हमारे बच्चों को। ऐसी गलती ना कर और अबॉर्शन करा ले। कम से कम एक जिंदगी तो बर्बाद होने से बचेगी। जितने मुंह उतनी ही बात। हिना सुन सुनकर पक गई तो चिल्लाकर बोली, चुप करो तुम लोग। कहा ना मैंने, मुझे नहीं कराना अबॉर्शन। मुझे माँ कहलाने का हक क्यों नहीं है? कालगर्ल हूँ तो क्या मेरा परिवार नहीं हो सकता? माँ बनने के लिए औरत होना जरूरी है और वो मैं हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। अरे हिना सोच तो, क्या जिंदगी रहेगी उसकी? लड़की हुई तो यही रह जाएगी और लड़का हुआ तो पता नहीं क्या गुंडा मवाली बनेगा। अरे चुप करो तुम लोग, उसे परेशान मत करो। कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? वह जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी। तुम लोग अपना दिमाग मत चलाओ और जाओ यहाँ से, कल्याणी माँ ने कहा तो सारी लड़कियाँ अपने कमरे की तरफ चल दी। कल्याणी माँ यहाँ रहने वाली सभी कॉल गर्ल्स इन्हें माँ बुलाती हैं। हिना के पास आई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हिना तू अभी आराम कर, दिमाग पर जोर मत दे, बाद में सोचेंगे क्या करना है और क्या नहीं। कल्याणी माँ, हम लोगों को माँ कहलाने का हक क्यों नहीं? हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं। आपका भी तो एक बेटा है ना? अरे हिना तू ये क्या बात कर रही है? समाज हम लोगों को नहीं अपनाता। हम भी इंसान हैं, इसी समाज में रहते हैं, पर फिर भी लोगों को हमारी परछाई तक अच्छी नहीं लगती। समाज के ऐसे कई ठेकेदार हैं जिन्हें हम बिस्तर में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन समाज में नहीं। कालगर्ल, हम लोग जानबूझकर तो नहीं बने थे ना? हिना रुहासी सी बोली। उसकी बात सुनकर कल्याणी माँ ने लंबी सी आ भरी और उसके पास ही बिस्तर पर बैठ गई। तुझे पता है हिना, जब मैं 17-18 साल की थी, हम गरीब परिवार के लोग थे। मुझसे छोटे 3 भाई और थे। हम इतने गरीब थे कि हमारा पालन पोषण करना ही हमारे पिता के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। जिंदगी बहुत बदतर थी हमारी। मेरे पिता को यह लगता था कि जब बेटे थोड़े बड़े होकर कमाने लग जाएंगे तो उनका अच्छा समय आएगा, इसलिए बेटों पर ही पूरा ध्यान देते थे। और दुख की बात, मेरी माँ भी उनका साथ देती। वो मेरे बाबा थे जो मुझे इस दलदल में बेचकर चले गए। यहीं पर रहते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी के कई साल बिताए, पर तेरी ही तरह एक दिन पता चला कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी सब लोगों ने यही सब कहा जो तुझे आज कह रहे हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे माँ बाबा ने तो मुझे अपनाया नहीं, और शायद यही कारण था कि मैं उस बच्चे को अपने से दूर हटा नहीं पाई। माँ बनने का हक किसे होना चाहिए? एक औरत को ही ना।
क्या फ़र्क पड़ता है कि वो औरत कालगल है। मैं अपने माँ बाबा की तरह नहीं बन पाई और मैंने उसे जन्म दिया। बहुत तपस्या की है मैंने उसके लिए, माँ होकर अपना दिल जलाया है मैंने उसके लिए, माना की और माँओं की तरह मेरी परवरिश नहीं, पर फिर भी मैंने उसे औरतों का सम्मान करना सिखाया है। आज वह हॉस्टल में रहकर पढ़ रहा है। उसने वादा किया है कि जल्दी ही मुझे इस दलदल से निकाल कर ले जाएगा। मुझे यह तो नहीं पता कि कल को मुझे लेने आता है कि नहीं, पर इतना ज़रूर है कि अगर वह औरत का सम्मान करना सीख जाता है तो यही मेरी तपस्या का फल है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर कल्याणी माँ उठी और हिना के सिर पर हाथ फेर कर अपने कमरे की तरफ चली गई। कल्याणी माँ की बातें सुनकर हिना सोचने को मजबूर हो गई। हिना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या निर्णय ले। आखिर बच्चे को जन्म दे या ना दे। अपने पलंग पर लेटी लेटी हिना अतीत के गलियारों में पहुंच गई, जहां वो एक गरीब परिवार का हिस्सा थी। माँ तो बचपन में ही छोड़कर जा चुकी थी, पर पीछे छोड़ गई थी एक शराबी पिता, हिना और उससे 1 साल छोटे उसके भाई गन्नू को। पिता जो भी कमाता था उसे शराब में उड़ा देता। दोनों बच्चों की भूख उसे बिल्कुल भी पिघला नहीं पाती थी। जब भी दोनों भाई बहन खाना मांगते तो या तो उन्हें मार खानी पड़ती या फिर ताना, अरे क्या क्या खाओगे तुम लोग, अपनी माँ को तो बचपन में ही खा गए हो, अब क्या अपने बाप को भी खाओगे। जब दोनों भाई बहन छोटे थे तो कचरे में से कबाड़ बीनकर अपना काम चलाते थे। जो भी कबाड़ इकट्ठा होता था उसे शाम को दीनू कबाड़ी के पास ले जाते और उसे बेच आते थे और उसी पैसे से अपना पेट भरते थे। जब 11-12 साल के हुए तो ढाबे पर काम करने लगे। ढाबे का मालिक चमनलाल दोनों को मिलाकर महीने का 200 रुपये देता और 200 रुपये के साथ साथ एक टाइम का खाना भी। दोनों को और क्या चाहिए था। दोनों खुशी खुशी ढाबे पर काम करने लगे। लेकिन अब किशोरावस्था में हिना कदम रख चुकी थी। उसका गोरा रंग वह एक बेहद सुंदर नवयुवना बनने की तरफ अग्रसर थी। ढाबे का मालिक चमनलाल की नीयत खराब था। अब उसकी नज़र हिना पर पड़ चुकी थी। गाए बगाए वह किसी न किसी बात पर हिना को छूने की कोशिश करता था। हिना को देखते ही उसकी लार टपकने लगती थी। पर कहते हैं ना, जो शुरू से गरीबी में पले बड़े हैं और वो भी इस तरह के माहौल में, वो बच्चे उम्र से पहले ही समझदार हो जाते हैं। पढ़े लिखे ना भी हो पर लोगों की नज़र को पढ़ने का तरीका उन्हें बहुत अच्छे से आता है। हिना को भी चमनलाल की नीयत खराब लगती थी। वो हमेशा कोशिश करती उससे दूर रहने की। चमनलाल हमेशा मौके की तलाश में ही रहता, पर उसे वह मौका मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि गन्नू हमेशा हिना के आसपास ही होता था। बहुत कोशिश करता चमनलाल की गन्नू को हिना के पास से हटाए, लेकिन वह भाई काम पक्का वाला दोस्त था हिना का। उसे अकेले छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होता था। एक दिन चमनलाल ने अपना ही जाल फेंका। उसे दिन उसने गन्नू और हिना को रात के लिए रोक लिया, यह कहकर कि आज बहुत काम है और लड़के छुट्टी पर हैं। जब हिना रोटियां बेल रही थी और गन्नू रसोड़े के पीछे बर्तन धो रहा था, उसी समय गन्नू के पास जाकर चमनलाल ने कहा, तेरा बाप दारू पीकर सड़क किनारे पड़ा हुआ है, बहुत भीड़ हो रही है, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। उठकर गन्नू वहाँ से हिना के पास जाने लगा तो उसे रोकते हुए बोला, अरे तेरी बहन को तो मैं बोल दूंगा, जा तू तेरे बाप को संभाल, लड़की जात है, कहाँ कहाँ लेकर फिरेगा उसको रात में। गन्नू हिना को कुछ बोले ही वहाँ से दौड़ता हुआ निकल गया। हिना का तो ध्यान ही नहीं गया। थोड़ी देर हिना गन्नू को ढूंढने पीछे की तरफ आई तो उसे अकेला देखकर चमनलाल ने हिना को कहा, अरे ओ हिना, तू यहाँ क्या कर रही है? गन्नू की तबीयत खराब हो गई, उसे अस्पताल लेकर गए हैं। सुनकर हिना घबरा गई। उसके मुंह से बोल न फूटे और हड़बड़ाहट में बाहर निकलने लगी। अरे सुन, कहाँ जाएगी? तुझे तो पता भी नहीं है कि कौन से अस्पताल लेकर गए हैं। चल मैं तुझे ले चलता हूँ गन्नू के पास। गन्नू के बारे में सुनकर हिना वैसे ही घबरा चुकी थी। उसका तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि चमनलाल की नीयत उस पर खराब है और वह उसके साथ चलने को तैयार हो गई। उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर चमनलाल वहाँ से रवाना हो गया। हिना को अपने भाई के पास पहुँचने की इतनी जल्दी थी कि उसने यह भी ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी जंगल की तरफ जा रही है। थोड़ी देर बाद चमनलाल ने गाड़ी जंगल में एक सुनसान खंडहर के पास आकर रोकी,
जिसे देखते ही हिना घबरा कर बोली, मालिक यह तो कोई खंडहर है, अस्पताल नहीं है। मालिक जल्दी से अस्पताल चलो, गन्नू मेरा इंतजार कर रहा होगा। अरे गन्नू कहाँ है, वो तो ठीक ठाक होगा, अपने बाप को घर लेकर जा रहा होगा। सच में तेरा बापू शराब तो बहुत पीता है, पर आपने तो कहा था कि गन्नू। हिना को समझते देर न लगी कि चमन लाल जाल फेंका था चुका है और वह उसमें फंस चुकी है। मालिक मुझे जाने दो मालिक। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, मुश्किल से तो मेरे हाथ फंसी है। तू जानती है ये जाल फेंकने के लिए तेरे बाप को मैंने 3-3 दारू की बोतल पिलाई है। नहीं मालिक जाने दो मुझे। अरे ऐसे कैसे जाने दूँ, अभी तो वो 3 दारू की बोतल का पैसा पूरा वसूल करूँगा और उसके बाद तेरी कीमत लगा चुका हूँ मैं, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है मुझे। कहते हुए चमन लाल वहसी भेड़िए की तरह हिना पर टूट पड़ा। उस रात एक नहीं 2-2 बार उसने हिना का बलात्कार किया, जैसे चाहा वैसे नोचा, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। हिना का पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। सुबह तड़के ही खंडहर के बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। अपनी टूटी फूटी अवस्था में ही उसने बाहर झाँक कर देखा तो बात करते हुए लोग दिखे। हिना को समझ में आ चुका था कि उसके खरीदार आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों लोगों के साथ चमन लाल खंडहर के अंदर हिना के पास आया। बड़ी कुटिल मुस्कान से हिना की तरफ देख रहा था और उसे देखते देखते ही उन दोनों से बोला, ये रहा आपका सामान, अभी सिर्फ 13 साल की है और इतनी कम उम्र की लड़कियां बाजार में अच्छे दामों में बिकती हैं। अरे पर यह तो लहूलुहान है, लगता है तुमने पहले ही। अजी साहब मन आ गया था इस पर, जितनी कीमत बोली थी उससे कम ही देंगे, अभी तो उसका इलाज कराने में ही पैसे लग जाएंगे। अरे साहब 100-200 कम दे देना, इससे कम नहीं, वैसे भी मार्केट में बहुत खरीदार बैठे हैं। ठीक है सौदा पक्का हुआ और उन दोनों ने चमन लाल के हाथों में पैसे पकड़ा दिए। हिना का शरीर उठकर चलने लायक भी नहीं था। उनमें से एक ने हिना को अपनी मजबूत बाहों में भरा और घसीटते हुए अपनी गाड़ी तक ले जाकर पीछे की तरफ पटक दिया और इस तरह हिना इस नर्क में आ गई। सिर्फ 13 साल की उम्र में आज 17 साल की हो चुकी है। हिना उठो, चलो खाना खा लो। अचानक कल्याणी माँ की आवाज़ ने हिना की तंद्रा तोड़ी। उन्होंने हिना के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए क्या सोच रही हो हिना, अपने बच्चे के बारे में? नहीं कल्याणी माँ, जो इस दुनिया में अभी आया ही नहीं उसके बारे में क्या सोचूं? मैं तो उस परिवार के बारे में सोच रही थी जिनके घर में मैंने जन्म लिया था। मुझे मेरे बापू से कोई लेना देना नहीं था, पर अपने भाई गन्नू के साथ दिल से रिश्ता था। भाई कम दोस्त ज़्यादा था मेरा। आज उसकी बहुत याद आ रही है। क्या फ़ायदा याद करने का हिना, हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकते। अच्छा बता, कुछ निर्णय लिया क्या? क्योंकि निर्णय जल्द से जल्द लेना है, बाद में अबॉर्शन नहीं होगा। जानती हूँ कल्याणी माँ, अब मुझे निर्णय ले लेना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को जन्म देना है। देख हिना, घबरा मत, हम सब है तेरे साथ। हिना ने फैसला तो ले लिया था, पर डगर इतनी भी आसान नहीं थी। खुद कल्याणी माँ उसके विश्वास को देखकर डर रही थी कि क्या होगा जब गम्मन भाई को हिना के बच्चे का होने का पता चलेगा। वो तो जीना दुश्वार कर देगा। इतने में जुगनी कमरे में आया और आते ही कल्याणी माँ से घबराते हुए बोली, हाय दैया गजब हो गया, हाय अब क्या होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है। जुगनी तू बात क्यों बना रही है, बता तो सही, आखिर क्या हुआ? तूफान आया है, वो गब्बन भाई का नाम सुनते ही कल्याणी माँ के चेहरे पर से चिंता उभर आई। फिर उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, गब्बन भाई से कोई बात तो नहीं हुई है ना? नहीं, किसी भी लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस उसे तो यह पता है कि आज हिना की तबीयत बिगड़ गई थी तो हॉस्पिटल लेकर गए थे। चलो ठीक है, उसके आगे कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बाद में पता चला तो चमड़ी उधेड़ कर रख देगा वो हमारी। तो फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। अब जल्दी से चलो, बातें तो बाद में भी करते रहेंगे, पता है ना, कुछ मुँह से सब्र नहीं होता। ठीक है चल, लेकिन हिना जब तक मैं ना बुलाऊं बाहर ना आना, कहकर कल्याणी माँ गब्बन भाई के पास बाहर की ओर चल दी। लेकिन गब्बन भाई से क्या बात करेगी, उसकी मन ही मन भूमिका तैयार करना शुरू कर दी थी कि किस तरह से गब्बन भाई से बात करनी है और किस तरीके से हिना के गर्भवती होने की खबर उससे छुपानी है। उन्होंने जुगनी को भी साफ मना कर दिया कि किसी को कुछ नहीं बताई।
छोटे छोटे कमरों और सकरी गलियारों से होते हुए जब बड़े से कमरे में पहुंची तो देखा कि गब्बन भाई अपने चिर परिचित अंदाज में बैठा हुआ था। कल्याणी माँ को देखते ही अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ रे हिना को? तुझे पता है ना कि ये लड़कियां मेरी जान है, आखिर मुझे कमाकर तो यही देती हैं। तू अच्छे से जानती कि अगर तूने ध्यान नहीं रखा तो तेरा क्या हाल करूँगा। कुछ नहीं, कमजोरी के कारण बस चक्कर खाकर गिर गई थी। सच में? हाँ सच में। अचानक गब्बन भाई ने कल्याणी माँ के बालों को खींचते हुए गुस्से में कहा, क्यों झूठ बोले जा रही है मुझसे? यहाँ आने से पहले मैं उस हॉस्पिटल में जाकर आया था जहाँ पर तू हिना को लेकर गई थी। मुझसे बात छुपा रही है? इतनी हिम्मत हो गई तेरी? तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले उस हिना को तो देख लूँ। कल्याणी माँ को एक तरफ धक्का देकर गिराने के बाद गब्बन भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा, कहाँ है हिना? लेकर आओ उसे अभी के अभी यहाँ। उसे चीखते चिल्लाते देखकर बाकी की लड़कियां सहम गई। वही गब्बन भाई का फरमान सुनते ही उसके आदमी फटाफट हिना के कमरे की तरफ भागे और उसे घसीटते हुए गब्बन भाई के पास ले आए। अरे प्यार से, ऐसे कैसे घसीटते हुए इसे लेकर आ रहे हो? जानते नहीं हो कि सबसे ज़्यादा खरीदार तो इसी के आते हैं। फिर हिना से बोला, सुना है तू माँ बनने वाली है? अरे 17 साल की तो हुई है, अभी से क्या माँ बनने की ठसक हो रही है? बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचना भी मत। आज की आज वापस जा और अबॉर्शन करवा करा। पर बस जुबान खुलने की जरूरत नहीं है, जो कह दिया वो कह दिया। अबॉर्शन आज ही होगा। चालाकी की तो देख लेना, बहुत बुरा हश्न होगा तेरा। मैं ले जाऊंगी इसे डॉक्टर के पास, इसे कुछ मत कह। अच्छा, इतनी ही परवाह थी तो पहले ही अबॉर्शन करवा देती, इसे यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हिना को ले जाऊंगी। ठीक है, आखिरी बार विश्वास कर रहा हूँ तुझ पर। मेरे विश्वास को तोड़ा ना तो तेरी सांसों की डोर को तोड़ने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझी ना? तेरे साथ मेरा आदमी भी हॉस्पिटल जाएगा, कोई होशियारी नहीं। अब तुम सब भी कान खोलकर सुन लो, कोई होशियारी नहीं, वरना एक एक को देख लूंगा। गजरता हुआ गब्बन भाई अपने आदमियों के साथ वहां से रवाना हो गया, लेकिन जाने से पहले अपने एक आदमी को गाड़ी के साथ वहीं छोड़ गया और उसे समझा गया कि पल पल की खबर मुझे देते रहना। थोड़ी देर तक तो हिना और कल्याणी माँ यूं ही रोती रही और सारी लड़कियां उनको घेर कर खड़ी रही। कुछ देर बाद कल्याणी माँ ने हिना से कहा, चलो हिना, हॉस्पिटल चलना है। नहीं माँ, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, हमारे चाहने से सब कुछ थोड़ी ना होता है। चल उठ। बड़ी मजबूरी से हिना वहाँ से उठी, अपने कपड़े पाल सही कर कल्याणी माँ के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हुई। कल्याणी माँ ने वहाँ से निकलने से पहले पता नहीं किससे फ़ोन पर बात की और फिर हिना को लेकर रवाना हुई। साथ में जुगनी भी थी। यह कैसी ज़िंदगी दी है भगवान ने, जिस पर खुद का कोई भी हक नहीं। अपनी किस्मत को रोती हुई हिना सोच ही रही थी कि थोड़ी देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी। कल्याणी माँ और जुगनी गाड़ी के बाहर निकली। चल हिना चल। हिना 2-3 बार आवाज़ देने पर भी हिना के पैर ही नहीं उठे बाहर निकलने के लिए। हिना, मुझ पर विश्वास कर, कल्याणी माँ ने इतने विश्वास के साथ कहा कि हिना एकटक कल्याणी माँ को देखती ही रह गई। कल्याणी माँ ने आंखों ही आंखों में हिना को कुछ इशारा किया, तब जाकर हिना गाड़ी से नीचे उतरी। कल्याणी माँ और जुगनी हिना को लेकर अंदर जाने लगी तो गब्बन भाई का आदमी भी उनके साथ आने लगा। देखकर जुगनी ने कहा, हाय हाय मोये, सर में नहीं आती? तू कहाँ चला जा रहा है? अंदर? आखिर तू क्या करेगा वहाँ? देख जुगनी, मुझे हर पल की खबर गब्बन भाई को देनी है, इसलिए जा रहा हूँ। अब क्या ये भी फ़ोन करके बताएगा कि अबॉर्शन कैसे किया जाता है? चुपचाप फ़ोन करके कह दे कि हम हॉस्पिटल आ गए हैं और अबॉर्शन के लिए कल्याणी माँ और मैं हिना को अंदर लेकर जा रहे हैं और चुपचाप यहीं गाड़ी के पास इंतज़ार कर हमारा। जुगनी के ऐसा कहने पर उस आदमी ने गब्बन भाई को फ़ोन कर बता दिया कि वो हॉस्पिटल आ चुके हैं और वहीं गाड़ी के पास खड़े होकर कल्याणी माँ, जुगनी और हिना का इंतज़ार करने लगा। जब काफ़ी देर तक तीनों बाहर नहीं आई तो उस आदमी को शक होने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। इतने में गब्बन भाई का भी फ़ोन आ गया। हाँ भाई, मैं हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा हूँ, पर वो लोग अभी तक बाहर नहीं आए। तो बाहर खड़ा खड़ा क्या मेरी मैयत का इंतज़ार कर रहा है? 2 घंटे हो गए, अंदर जाकर देख।
हॉस्पिटल में कोई एक ही दरवाज़ा होता है क्या? कहीं भाग तो नहीं गई वो लोग? अगर कोई गड़बड़ या गलती हुई तो तेरी खैर नहीं। नहीं नहीं भाई, मैं अभी जाकर देखता हूँ अंदर। हड़बड़ाहट में वह आदमी अंदर भागता हुआ गया। जाकर देखा तो कहीं पर भी उन तीनों के नामो निशान तक नहीं मिले। नीचे जाकर रिसेप्शनिस्ट से अपने मोबाइल में कल्याणी माँ की फ़ोटो बताकर पूछा, ये अपने साथ 2 लोगों को लेकर यहाँ आई थी, कौन से डॉक्टर के पास गए ये लोग? आई तो थी लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बल्कि ये तो पीछे का दरवाज़ा पूछ रही थी। सुनते ही उस आदमी का दिमाग खराब हो गया और हड़बड़ाहट में पीछे के दरवाजे की तरफ भागा। वहाँ बैठे चौकीदार से पूछा तो उसने उन लोगों के दरवाजे से बाहर जाने के बारे में बताया। उस आदमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जानता था कि अब गब्बन भाई उसे छोड़ेगा नहीं, पर फिर भी हिम्मत करके उसने गब्बन भाई को फ़ोन मिला ही दिया। भाई, वो लोग पीछे के दरवाजे से कहीं बाहर निकल गए। याद रख, अगर मुझे वो लोग मिले नहीं ना तो तू जान से जाएगा। माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। जाकर ढूंढ उन्हें। अगर नहीं मिली तो समझ लेना कि इसकी कोई माफ़ी नहीं। मैं अभी और लोगों को भेजता हूँ। फ़ोन रख कर गब्बन भाई ने अपने कुछ आदमियों को हॉस्पिटल भेजा। काफ़ी मशक्क़त के बाद आसपास में पूछताछ की तो पता चला कि कुछ लोगों ने उन्हें रेलवे स्टेशन की तरफ जाते देखा है। बस फिर क्या था, वो लोग भी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। वहीं दूसरी तरफ कल्याणी माँ हिना और जुगनी को लेकर जल्दी से जल्दी शहर छोड़ने की तैयारी कर रही थी। जब ट्रेन अपने स्टेशन से रवाना हुई उसके बाद जाकर कल्याणी माँ और उन सब से चैन की सांस ली। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा था, क्योंकि गब्बन भाई इतनी आसानी से पीछा तो छोड़ने वाला नहीं था। पर अपनी तरफ से कल्याणी माँ ने पूरी कोशिश की थी कि उनके हाथ ना आए। शहर के बाहर निकलकर दूसरे स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़ी, तब जाकर मन को थोड़ी तसल्ली आई कि अब जाकर पीछा छूटा है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, पर हिना की आंखों में अभी भी आंसू थे। कल्याणी माँ ने देखा तो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्या परेशानी है, क्यों रो रही है? कल्याणी माँ, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रही हैं, आपको बिल्कुल डर नहीं लगा कि आपकी जान जा सकती थी? जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ रे कि गब्बन भाई इतना आसानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं और जुगनी तुझे वहाँ से निकाल कर लाए। और रही बात डर की, तो वैसे भी कौन सी अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे जो ज़िंदगी का डर लगे। पर कल्याणी माँ, हम जा कहाँ रहे हैं? और हॉस्पिटल में आपने फ़ोन पर किससे बात की थी? हाँ कल्याणी, ये तो मुझे भी जानना है कि फ़ोन पर किससे बतिया रही थी। अपने बेटे से। हम उसी के पास जा रहे। उसने कहा है कि वह हमारी मदद करेगा। पर कल्याणी, अगर गब्बन भाई को पता चल गया तो? मेरा बेटा हॉस्पिटल में पढ़ने के साथ साथ एक NGO के लिए काम करता है, जो हम जैसी कॉल गर्ल के लिए ही काम करती है। हमें ऐसे नर्क से निकाल कर नया जीवन जीने में मदद करती है। उसने ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, तभी तो उसने कहा कि आप लोग कोशिश करके उस शहर से निकल आओ और यहाँ आ जाओ, आगे मैं सब देख लूँगा। तभी कल्याणी माँ ने अपने पर्स में से एक पर्ची निकालकर हिना के हाथ में पकड़ा दी। अगर रास्ते में कोई भी अड़चन आए तो ये मेरे बेटे का पता है, तो वहाँ चली जाना। मेरा बेटा तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। पर कल्याणी माँ, आप ये पर्ची क्यों दे रही हो? हम सब तो वहाँ चल रहे हैं ना। कल्याणी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दी और मुस्कुराते हुए ही जुगनी की तरफ देखा। शायद कहना चाह रही हो कि गब्बन भाई को हम तुमसे बेहतर जानते हैं, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब रात को गाड़ी किसी रेलवे स्टेशन पर रुकी तो कल्याणी माँ की नज़र अचानक रेलवे स्टेशन पर घूम रहे गब्बन भाई के कुछ आदमियों पर पड़ी। उन्होंने उसी वक्त जुगनी को जगाया तो उस समय नींद में थी। क्या हुआ कल्याणी, स्टेशन आ गया क्या? नहीं जुगनी, स्टेशन तो नहीं आया, लेकिन गब्बन भाई के आदमी आ गए। हाय दैया, इससे पहले कि जुगनी कुछ और कहती, कल्याणी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा, शोर मत कर, यहाँ लोग जाग जाएंगे। हिना अभी सो रही है, तो एक काम कर, तो हिना को लेकर यहाँ से निकल जा, मैं यहीं रुक जा रही हूँ। कल्याणी, तेरी जान जा सकती है, जाने दे, कम से कम ये बच्ची तो खुश रहेगी। इससे पहले कि वो लोग ट्रेन में घुसे, मैं उनकी नज़रों में आकर बाहर की तरफ भागती हूँ, ताकि वो लोग ट्रेन में घुसे ही ना और तुम लोग यहाँ से आराम से निकल जाओ। कल्याणी कहते हुए जुगनी की आंखों में आंसू आ गए। कल्याणी माँ जुगनी के गले मिली और सोती हुई हिना के सिर पर
हाथ फेर कर जुगनी से कहा, अब यह बच्ची तेरी जिम्मेदारी है, इसे यहाँ से निकाल ले जा। सोचेंगे कि अपना पाप का घड़ा भर गया था, कुछ तो अच्छे कर्म करके जाएं। इतना कहकर कल्याणी माँ की बाहर की तरफ गई और जानबूझकर गब्बन भाई के आदमियों की निगाहों के सामने आकर वहाँ से रेलवे स्टेशन के बाहर भाग गई। उसे देखकर गब्बन भाई के आदमी भी पीछे पीछे भागे। थोड़ी देर में ट्रेन का सायरन बजा और ट्रेन वहाँ से रवाना हो गई। इधर गब्बन भाई के आदमी भूखे भेड़ियों की तरह कल्याणी माँ के पीछे पड़े थे। कल्याणी माँ जहाँ तक भाग सकती थी भागी। जब रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर निकल आई तब अपने आप ही रुक गई। गब्बन भाई के आदमी उन्हें घेर कर खड़े हो गए। कहाँ तक भागेगी कल्याणी? हिना और जुगनी कहाँ है? बता दे, उनमें से एक बोला। देख बता दे, वरना तू जानती नहीं कि हम तेरा क्या हश्न करेंगे। तुम कभी ढूंढ भी नहीं पाओगे उसे। और रही बात मेरे हश्न की, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे हाथ तो नहीं आऊँगी। अच्छा, यहाँ हमसे घिरी हुई है और इतना विश्वास है, इतना विश्वास। कहते कहते कल्याणी माँ ने अपने हाथ में जो कटर था उससे अपनी गर्दन की नस काट ली। अरे ये क्या किया इसने? इसे कुछ हो गया तो गब्बन भाई हमें मार डालेगा। अरे हिना कहाँ है? पूछ इससे। मेरे जीते जी तुम उसे ढूंढ नहीं सकते। कहते कहते कल्याणी माँ की जान चली गई। उनकी लाश को वहीं पर छोड़कर वो लोग फिर जुगनी और हिना को ढूंढने निकल गए। इधर सुबह जब हिना की नींद खुली तो कल्याणी माँ आसपास नजर नहीं आई, जबकि जुगनी अपने आंसू पोंछ रही थी। अरे जुगनी, कल्याणी माँ कहाँ है? तू रो क्यों रही है? हिना, अब कल्याणी माँ कहीं नहीं है। कल रात को गब्बन भाई आदमियों से बचते बचते वह कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला। जिंदा भी है या नहीं यह भी नहीं पता। अब हमें ही यहाँ से निकलना होगा। कहते कहते जुगनी की आंखों में फिर आंसू आ गए, वहीं हिना की आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों बस एक दूसरे को हिम्मत बंधाती हुई चुपचाप कल्याणी माँ के बेटे के पास जा रही थी। 10 घंटे के सफर के बाद दोनों एक नए शहर में मौजूद थी, जहाँ कल्याणी माँ का बेटा अजय उन लोगों को लेने आया हुआ था। हिना को तो नहीं जानता था, लेकिन जुगनी को देखते ही पहचान लिया। देखते ही उसने जुगनी के पैर छुए। मौसी माँ कहाँ है? जुगनी को रोता देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गलत हो चुका है। जानता था कुछ गलत ही होने वाला है, पर फिर हिम्मत कर जुगनी और हिना को लेकर वहाँ से रवाना हुआ। वहाँ से अजय उन दोनों को लेकर एक एनजीओ में गया, जहाँ पर उन जैसी कई महिलाएं मौजूद थीं, जो पहले कॉल गर्ल थी और उनका पुनः स्थापन किया गया था। वहीं पर जुगनी और हिना ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। जुगनी अब अजय के साथ मिलकर ऐसी महिलाओं के पुनः स्थापन के लिए मदद करती थी। ऐसी लड़कियों को कढ़ाई सिलाई सिखाती थी ताकि वो अपने भरण पोषण के लिए खुद कमा सके। वहीं दूसरी तरफ हिना अब मेहनत कर अपना पेट भरती थी। कुछ दिनों बाद पुलिस उस शहर में भी रेड मारकर गब्बन भाई और उसके आदमियों को भी पकड़ लिया और वहां पर से छुड़ाई गई सभी महिलाओं को पुनः स्थापन करवाया, जिसमें शहर की कई एनजीओ संस्थाएं सामने आई। इधर कुछ महीनों बाद हिना ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रखा कल्याणी, जो कल्याणी माँ की तरह ही निडर और बेबाक थी, जिसकी बेहतर परवरिश और शिक्षा दीक्षा ही देना हिना की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।